अर्थव्यवस्था भी कवर करेंगे। जो आपको लगे इंपोर्टेंट है वो लिख लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से आज आपको सीखने का ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि लिखना। मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इंडियन इकोनॉमिक्स होती क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो इसमें आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पहले नोट डाउन कर लेते कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जीडीपी के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन, क्या आप नोट करते जाइए, एनडीपी के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन जीएनपी, फोर्थ एनएनपी, फिफ्थ नेशनल इनकम और सिक्स्थ पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम ये आज अपन को पढ़ना है पहले। ओके, इसको पढ़ने के बाद ये जब अपन को समझ में आ जाए उसके बाद पढ़ेंगे अपन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझते हो, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। उसके बाद अपन इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, चाइना भारत से कैसे आगे है और कैसे भारत को सुधारा जा सकता है, कैसे भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाया जा सकता है। इस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में इंपोर्टेंट क्या है, जो मोदी की अभी जापान विजिट रही थी नरेंद्र मोदी जी की, उस विजिट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या वहां से तोहफे की टोकरियों में लाए। ठीक है, बहुत बड़ा बास्केट लाए वो वहां से, काय का, अपने लिए तोहफे का। आप सबको पता होगा कि अभी जब वो गए थे तो लगभग कितना 1,02,000 करोड़ के आसपास का धन वहां से लाए, इन्वेस्टमेंट लाए, एफडीआई लाए। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जीडीपी देख लेते हैं। जीडीपी होता क्या, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। यहां पे आपको इसका अगर मैं बेसिक मतलब समझाऊं तो ये मान लीजिए आप पूरा भारत है, पूरा भारत, एक साल के अंदर इस भारत की बाउंड्री के अंदर, एक साल के अंदर इस भारत की सीमा के अंदर, इस भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी उत्पादन होगा, उनकी जो पैसे मिलेंगे उस उत्पादन से, उसको अपन क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है या जितना भी प्रोडक्शन होता है, उनका मूल्य मिला के आप क्या कहते हो, जीडीपी कहते हो। कुछ भी चीज मान लो, आप इंडस्ट्रीज मान लो, वो भी उत्पादन करते हैं। उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे सेवाएं भी शामिल होती है। सेवाएं मतलब सर्विसेज, जैसे बैंक सर्विस और भी बहुत तरह की सर्विस होती है। तो एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन और जितने भी सेवाएं होती है, उन सबका मूल्य आपको क्या होता है, जीडीपी होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सर भारत की सीमा के अंदर तो भारत की भी कंपनी हो सकती है जिसको आप एक्स मान लो, और भारत की सीमा के अंदर विदेश की एप्पल कंपनी भी हो सकती है, विदेश की, उसको आप वाई मान लो या एम मान लो। सही बात है कि नहीं है? भारत की सीमा के अंतर्गत क्या कोई बाहर की कंपनी नहीं है? भारत के अकेले क्या, नाइक, रिबॉक, ये उत्पादन कंपनी सारी करती है विदेश। तो आप बोल रहे हो कि भारत की जीडीपी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भारत की सीमा के अंतर्गत जितनी भी चीजों का उत्पादन और जितनी भी सेवाएं प्रदान होती है, जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन या जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन सबका मूल्य जीडीपी होता है। तो क्या सर विदेश जो रहकर भारत में उत्पादन कर रहा है, भारत में जो उत्पादन विदेश कर रहा है, क्या वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा? ये दिक्कत है। विदेश भारत में रह के उनकी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो क्या ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा? हाँ, ये भारत की जीडीपी में शामिल होगा। आप ये ध्यान रखना, माना कि भारत की कंपनी एक्स है, विदेश की कंपनी एम है, तो जीडीपी में एक्स भी शामिल होंगे और एम भी शामिल होंगे। मतलब भारत की और विदेश की, दोनों की मिला के।
भारत की बाउंड्री के, भारत की सीमा के अंदर जो भी होता है वो भारत की जीडीपी में आएगा, भले ही भारत करे या विदेश। क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको अब बताता हूं एनडीपी के बारे में। एनडीपी होता क्या है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस, हाँ, ये निकालते कैसे? जीडीपी निकालने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछते रहा करो क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो। जीडीपी निकालने के लिए एक संगठन है, एक संस्थान है जिसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको नहीं बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब ये क्या करता है? आप जो टैक्स भरते हो, रिटर्न भरते हो, रिटर्न मतलब समझते हो, टैक्स का दूसरा प्रकार, जो आप रिटर्न भरते हो, जो आप टैक्स भरते हो। अब वाजिब सी बात है, 1 लाख रुपए के लिए अलग टैक्स रहेगा, 2 लाख रुपए के लिए अलग टैक्स रहेगा, 3 लाख रुपए के लिए अलग टैक्स रहेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख में 5,000 टैक्स बढ़ा, मतलब अगर सरकार के पास 5,000 गए तो अपने आप समझ जाएगी इस व्यक्ति की सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, 1 लाख। तो जो आप रिटर्न भरते हो, टैक्स भरते हो, उनका ब्यूरो, उनका जो पूरा ब्यौरा रहता है वो सीएसओ इकट्ठा करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उससे पता लगता है भारत की जीडीपी क्या है। अब ये केवल एक ट्रांजैक्शन नहीं है, लाखों करोड़ों ऐसी ट्रांजैक्शन होती होंगी ना, क्योंकि लाखों करोड़ों में व्यक्ति होते हैं, आगे समझ में? तो इस प्रकार से पता लगता है। अब क्वेश्चन एक पता आपको होना चाहिए, एक सवाल मन में आना चाहिए, सर मेरे पापा एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन वो तो भरते ही नहीं है, ना तो वो रिटर्न भरते हैं और ना ही वो टैक्स भरते हैं, तो क्या सरकार उनकी आय भी जीडीपी में शामिल करेगा क्या? जब सरकार को पता ही नहीं चलेगा तो शामिल कैसे करेगा? तो सरकार केवल जीडीपी में उन सभी सेवाओं को या उन सभी सर्विसेज को इंक्लूड कर सकता है, ले सकता है जिनका ब्यौरा उसे मिल रहा है। जिनका मिल ही नहीं रहा उसका कैसे बताएगा? सही बात है कि नहीं है? अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं रिटर्न नहीं भरा, तो सरकार को कैसे पता लगेगा कि मैं भी कमा? तो भारत की जीडीपी कमाई। आप ऐसा मान सकते हैं कि 126 करोड़ की आबादी में लगभग कम से कम 20 करोड़ तो ऐसे होंगे जो ना तो अपना टैक्स भरते हैं और ना ही अपना रिटर्न भरते हैं। आप बात कर लीजिए बजट से, ठीक है, लगभग 1000 करोड़ की गोदाम है प्रॉपर्टी, ठीक है, लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी मान सकते हैं अगर आप मोटे अंदाज में। अब 1000 करोड़ की बजट सेठ के पास प्रॉपर्टी, वो रिटर्न नहीं भर रहा और टैक्स भी नहीं भर रहा, तो सरकार को पता चल रहा है क्या कि उनके पास क्या है? नहीं चल रहा, तो उनकी आय जीडीपी में शामिल नहीं हो, उनकी आय जीडीपी में शामिल नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो, ये एक व्यक्ति ऐसा करता है, अगर आप 20 करोड़ पे देखोगे तो कितनी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो भारत की सरकार को मिलती नहीं। मतलब भारत की जीडीपी होती है वो वास्तविक जीडीपी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। एक अनुमान के हिसाब से आप कह सकते हो कि भारत की जितनी व्हाइट अर्थव्यवस्था है उससे बड़ी उसकी ब्लैक अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत में अगर जीडीपी, मैं आपको बताता हूं, भारत में जीडीपी 4.5 डॉलर ट्रिलियन, 4.5 डॉलर ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन कितना होता है वो अपन आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ये व्हाइट इकोनॉमी थी और इससे बड़ी ब्लैक अर्थव्यवस्था है भारत की। लेकिन आप ये मत सोचिए गलत है, नजरिए से गलत तो है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि भारत की रोजगार देने में ब्लैक इकोनॉमिक्स का कैसे सहायता प्रदान करता है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गया ये कहां से आता है डाटा? अच्छा क्वेश्चन था, सीएसओ, और वो किसका कलेक्ट कर पाता है? जो रिटर्न और टैक्स का केवल उसका। अब 1 साल के अंदर भारत के अंदर जितनी भी सेवाएं और जितना भी उत्पादन होता है उनका टोटल पैसा अपन जीडीपी बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई फैक्ट्री खोली, मान लीजिए मैंने उदाहरण, मैंने एक फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में क्या हो रहा है? मशीनें हैं। अब मशीनों के साथ साथ यातायात ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक भी होंगे सामान ले जाने के लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक के पहिए घिस जाए तो चेंज कराने पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मशीनें हैं वो घिस जाए, उनके पार्ट नए लगाने पड़े। तो ये जो खर्चा होता है ना,
ये जीडीपी में शामिल थोड़ा करोगे आप। अगर आप इस खर्चे को जीडीपी में से हटा देते हो, अगर आप जितना भी खर्चा हो रहा है इसको आप बोल सकते हो मशीनों का खराब होना या टायरों का घिसना, इसको आप बोल सकते हो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हिंदी में इसे बोलेंगे मूल्यह्रास। क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास बोलेंगे। तो एक साल के अंतर्गत जितनी भी सेवा और जितने भी उत्पादन होता है भारत में, उनका अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। लेकिन अगर आपने इसमें से ये हटा दिया तो एनडीपी आ जाएगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट का मतलब आपको पता है? पता है ना? नेट मतलब वास्तविक मान सकते हो, सही है ना? अगर जीडीपी में से अपन ने उतना खर्चा हटा दिया जितना मशीनों को सही करने में लग रहा है, सुधारने में लग रहा है, और टायर किसी से चेंज करने में लग रहा है, मतलब अगर अपन जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगा? अपने पास एनडीपी आ जाएगा। एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूले आपको याद रखना। जीडीपी सिंपल है, जीडीपी में कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करो एनडीपी की, एनडीपी का मतलब नेट। नेट नेट कैसे निकालोगे? जीडीपी में से आप खर्चा करोगे। अभी अपन ने बात करी थी, वो क्या करें कि भारत की सीमा के अंतर्गत याद रखना जीडीपी और एनडीपी, जब भी आप जीडीपी की बात करो या आप एनडीपी की बात करो तो आपको एक बात तो समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें भारत की सीमा के अंतर्गत हो रही है, भारत से बाहर। भारत की सीमा के अंतर्गत मतलब जीडीपी और एनडीपी में किसका खेल है? बाउंड्री का खेल। अगर आप जीएनपी पे आते और एनएनपी पे आते, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद पहले घरेलू था, घरेलू का मतलब जितने भी बाउंड्री में आ रहे हैं, राष्ट्रीय का मतलब जितने भी भारत के लोग बना रहे हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जीडीपी का मतलब बाउंड्री। अब मैं आपको दोबारा से वही बना के बताता हूं। ये मान लीजिए अपना भारत। अब भारत में भारत की जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको मान लो एक्स, और भारत के अंदर जो विदेश की कंपनियां काम कर रही है उनको मान लो एम। अब जरूरी ऐसा हो सकता है क्या कि भारत की कोई कंपनी विदेश में ना हो? टाटा विदेश में होगी, बहुत सारी कंपनी होंगी, बात की अंबुजा सीमेंट की मान लो आप, बहुत सारी कंपनी होंगी। तो जिस प्रकार से भारत में विदेशी कंपनियां काम करती हैं, उसी प्रकार से विदेश में भी भारतीय कंपनियां काम करती हैं। भारत में भारत की कंपनियां एक्स, भारत में विदेश की कंपनियां एम, और विदेश में भारत की कंपनियां वाई। ये समझ में आ गया? अगर आप जीडीपी की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी हो रहा है वो आएगा। अगर आप जीएनपी की बात कर रहे हो तो भारतीय बनाना चाहिए, ना कि भारत में। भारतीय बनाना चाहिए मतलब जीएनपी और एनएनपी को मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं तो जीडीपी और एनडीपी में बाउंड्री जरूरी थी, भारत की सीमा, और जीएनपी और एनएनपी में नेशनलिटी जरूरी है, सिटीजनशिप जरूरी है। सिटीजनशिप मतलब राष्ट्रीयता होना चाहिए, भारत का व्यक्ति हो, हर एक कहीं भी रहती काम। आगे समझे? इसको मैं फॉर्मूला समझाऊंगा और क्या समझाएं। मान लीजिए ये एप्पल की कंपनी है। एप्पल की कंपनी ने भारत में अपना बाजार स्टार्ट किया, एक फैक्ट्री खोली, ठीक है? ये भारत की जीडीपी में शामिल तो होगी लेकिन भारत की जीएनपी में शामिल नहीं होगी। आगे समझ में? एप्पल की, क्यों? डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब सीमा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब सिटीजनशिप होना चाहिए। यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा प्लस एक्स माइनस एम प्लस वाई। आगे समझ में? जीडीपी बराबर क्या होगा?
भारत में भारत की कंपनियां जो काम कर रही हैं, वो भारत में जो विदेश की कंपनियां काम कर रही हैं वो राष्ट्रीय थोड़ा होंगे विदेशी लोग, तो उसको माइनस कर दो, और विदेश में जो भारत की कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें प्लस कर दो। आगे समझे? कुल मिला के एक निष्कर्ष अपन को निकालना है कि अगर जीडीपी एनडीपी की बात होती तो भारत की सीमा के अंदर हो, और जीएनपी और एनएलपी की बात हो तो राष्ट्रीयता की जरूरत हो, भले वो कंपनी कहीं भी, ये समझ आ गया? टाटा की हो, चाइना में हो, कहीं भी, लेकिन वो भारत की जीएनपी में शामिल। अब मैं बात करता हूं, आपको उदाहरण के लिए समझा देता हूं। भारत की कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, वो जीडीपी में शामिल होगी क्या? नहीं। भारत की कंपनी विदेश में काम कर रही है, जीएनपी में शामिल होगी क्या? हाँ। भारत की कंपनी सॉरी विदेश की कंपनी भारत में काम कर रही है, जीएनपी नहीं होगी। क्यों? सिटीजनशिप की बात है। विदेश की कंपनी भारत में काम कर रही है, जीडीपी में शामिल होगी क्या? होगी, क्योंकि बाउंड्री। समझ में आ गया? ये सारे लॉजिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जिस प्रकार से आपने जीडीपी में से मशीनों का खर्चा और टायर की घिसाई अलग करके एनडीपी निकाली थी, उसी प्रकार से जीएनपी में से वो घटा के एनएनपी निकाली। मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट कितना हो, क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन या जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। खर्चा कितना हो, क्लियर है? नेट में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको बेस बना के अपन चाइना और जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत भी है, जापान की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की, उनसे अपन कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले अपन को ये बेसिक समझ आना चाहिए। आशा करता हूं आपको सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है? राष्ट्रीय आय होती क्या है? इसको काउंट कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय आय में जीडीपी का क्या रोल है? तो राष्ट्रीय आय एक साल के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, जितनी भी सेवाएं होती है, उनसे जो पैसा मिलता है वो राष्ट्रीय आय होती है। जितना भी सरकार के पास पैसा आया, जितना भी व्यक्तियों के पास पैसा आया, वो क्या होगी? राष्ट्रीय आय। मतलब आप जीडीपी को राष्ट्रीय आय बोल सकते हो। लेकिन राष्ट्रीय आय मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी कमाइयां होती है, जितनी भी उत्पादन होता है, उत्पादन से प्राप्त जो पैसा होता है या उत्पाद की जो प्रोडक्ट की कीमत होती है, और सर्विसेज से जो पैसा मिलता है, सेवाओं से जो पैसा मिलता है, सैलरी से जो पैसा मिलता है, वो सभी कहा जाएंगी नेशनल इनकम में आएगी, राष्ट्रीय आय में। लेकिन आप एक बात बताओ, भारत के लोग, राष्ट्रीय आय की बात करता हूं, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक साथ देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक साथ देखना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं राष्ट्रीय आय की बात करूं, उसमें जो आप टैक्स देते हो वो शामिल होगा? तभी तो राष्ट्रीय आय होगी। आप जो टैक्स देते हो वो शामिल होगा? एक बात बताओ, क्या प्रति व्यक्ति आय आप जब गिनोगे तो अपने टैक्स को मिला के गिनोगे या टैक्स को हटा के गिनोगे? टैक्स को हटा के गिनोगे। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, आपकी इनकम, अगर आप अपनी इनकम की बात करो, आप अपनी खुद की पर्सनल इनकम की बात करो, तो आपकी मान लीजिए एक साल में रिटर्न नहीं भरा भी शायद आपने, अगर आप रिटर्न भरोगे ना तो पहला सवाल ये होना चाहिए, सर हम 4 लाख एक साल में कमा रहे, जिसमें से हमारा 1.5 लाख खर्च हो जाता है, तो हम 4 लाख का रिटर्न भरेंगे या 2.5 लाख का रिटर्न भरेंगे? 2.5 लाख का रिटर्न भरेंगे। समझ आ गया? मैं कोचिंग का संचालन कर रहा हूं, मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए साल कमा रहा हूं। अब ये खर्चा है, ये खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है,
लाइटिंग का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, इस बिल्डिंग की किराए का खर्चा है, वो सब माइनस करके जितने पैसे आएंगे उस पर मैं टैक्स भरूंगा। क्यों? डेप्रिसिएशन, ये क्या है? मूल्यह्रास। अब ये आप सुनो, ये जो मैंने माइनस करा वो मेरी इनकम में से चला गया, ये मैंने जो किराया दिया, ये मैंने जो लाइट का खर्चा दिया, ये मैंने जो प्रोजेक्टर लगवाया, ये मेरे को टैक्स नहीं भरना, मेरे को अपने रिटर्न में इसको क्या मानना है? मूल्यह्रास। लेकिन ये और किसी के रिटर्न में सेवा का काम करे, और किसी के रिटर्न में मैं जिसको पैसा दे रहा हूं, मैं इस बिल्डिंग का किराया 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो दूसरे व्यक्ति को जिसको मैं दे रहा हूं उसकी तो इनकम हो गई ना, मतलब उसकी आय में शामिल हो जाएगा। मेरे से जाएगा तो उसकी में शामिल हो जाएगा, दो बार आप गिन नहीं सकते। मतलब समझ आया? एक ही बात चल रही, कहीं माइनस नहीं हो रहा कुछ भी। वो तो मेरे से गया तो दूसरे के पास आ गया ना, मेरी प्रति व्यक्ति आय से गया दूसरे की प्रति व्यक्ति आय में। क्लियर है? अब यहां पे पर्सनल इनकम की आप बात करते हो तो आपकी जो इनकम रहती, देखो पर्सनल इनकम, अगर आप इसमें टैक्स को जोड़ के मानते हो, अगर आप पर्सनल इनकम में टैक्स को जोड़ते हो, आप सोच रहे हो मेरी एक साल की इनकम 4 लाख रुपए, अब मैं रिटर्न 4 लाख पे भरूं, है ना? या मैं अपनी पर्सनल इनकम, अपनी व्यक्तिगत आय में टैक्स जो मैंने दिया है वो भी जोड़ूंगा। अरे इसे सरकार भी तो जोड़ेगी, सरकार अपनी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेगी क्या? दो बार जोड़ेंगे। ये आपने 1.5 लाख रुपए दिए, मान लीजिए टैक्स के 1.5 लाख रुपए, ये सरकार के पास जाएंगे, तो जो सरकार होगा सीएसओ के पास जाएंगे, सीएसओ से सरकार के पास जाएंगे, तो ये 1.5 लाख अपने सरकार अपनी खाते में भी तो गिनेगी ना, तो दो बार ट्रांजेक्शन थोड़ा हुआ एक ही। आया समझ में? क्लियर है कंसेप्ट? एक ही बार जोड़ा जाए, दो बार नहीं जोड़ सकते। तो पर्सनल इनकम, यदि आप टैक्स की बात करें तो टैक्स आपकी इनकम को बढ़ा के बताएगा या घटा के बताएगा? टैक्स आपकी इनकम को बढ़ा के बताएगा, इसलिए टैक्स माइनस कर दो। टैक्स आपकी वास्तविक आय को बढ़ा के बता रहा है, खर्चे के अलावा जो वास्तविक आय है उसको बढ़ा के बता रहा है। मैंने 5 लाख रुपए कमाए, 1.5 लाख खर्च हो गया और 50,000 टैक्स दिया, 3 लाख रुपए हुए, मेरे पास 3 लाख हुए, लेकिन मैं 5 लाख बता रहा हूं, तो मेरी इनकम बढ़ा के बता रहा है ना 5 लाख। तो मुझे सरकार क्या सोचेगी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए। क्या क्या समझ में? तो नेट इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता, समझ में आ गया? नेट इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता। अब पर्सनल इनकम में अगर आप टैक्स जोड़ोगे, टैक्स को तो हटाना पड़ेगा पर्सनल इनकम में, लेकिन सरकार जो सब्सिडियां देती है उन्हें जोड़ना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको डीप में ले जाके समझाता हूं। मान लीजिए आप बात कर रहे हो एक फार्मर की, किसान, और एक बात कर रहे हो आप डीवीडी बनाने वाले व्यक्ति, किसान फार्मर। एक तरफ आप टैक्स लेके चलो, एक तरफ आप सब्सिडी लेके चलो। मैं आपको पहले ये पर कैपिटल इनकम का समझा रहा हूं, फिर राष्ट्रीय आय का मुद्दा समझा। अगर आप टैक्स की और सब्सिडी की बात करो, मान लो फार्मर ने 10 किलो गेहूं बनाया, उसके पास 10 किलो गेहूं, डीवीडी वाले व्यक्ति के पास भी 10 डीवीडी है, ठीक है? अब यहां पे टैक्स आए, यहां पे सब्सिडी है। भारत में सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसानों पे टैक्स लगा दे, और भारत में सरकार की हिम्मत नहीं है कि इन पे टैक्स ना लगाए, इन पे टैक्स लगा दिया। आगे समझ में? भारत में सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसानों को सब्सिडी ना दे, 50 रुपए की सब्सिडी दे दी। भारत में सरकार की हिम्मत नहीं है प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी दे दे। सही बात है, सब्सिडी क्यों देगी प्राइवेट कंपनियों की? सारे विदेशी भारत तोड़ जाएंगे, सब्सिडी देगी क्या प्राइवेट कंपनी? दे नहीं सकती। अब आप एक चीज देखो, यहां से क्या होगा, मान लीजिए जो 10 किलो गेहूं थे उसकी कीमत 500 रुपए है, और जो 10 डिविडियां थी
उनकी कीमत 100 रुपए। जब किसान 10 किलो गेहूं बेचेगा तो वो 450 में बेचेगा। क्यों? उसे 50 रुपए की गवर्नमेंट ने पहली सब्सिडी दे दी। उनसे बोल दिया कि आप ग्राहक को 450 में बेचो, हम 50 रुपए आपको दे दें। सब्सिडी दे दी। सब्सिडी का मतलब उपदान, उपदान सब्सिडी दे दी 50 रुपए। अब एक बात बताओ, सब्सिडी किसान की इनकम को घटा के बता रही है, बढ़ा के? घटा के बढ़ा रही है। इसलिए पर्सनल इनकम में सब्सिडी प्लस कर दो, और टैक्स बढ़ा के बता रहा है 110, टैक्स बढ़ा के बता रहा है उसकी इनकम को, टैक्स को माइनस कर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। घर पे जाके पढ़ोगे और समझ में आएगा। पर्सनल इनकम की अगर आप बात कर रहे हो तो सब्सिडी किसान की जितनी इनकम उसको कम करके बता रही है, जबकि उसको मिल रहे हैं पैसे तो ये प्लस हो जाए, और टैक्स बढ़ा के इनकम को बता रहा है ये माइनस हो जाए। ये बात हुई पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम में इसका उल्टा है। नेशनल इनकम में सब्सिडी माइनस हो जाएगी, टैक्स प्लस हो जाएगा। क्यों सर? प्रति व्यक्ति आय सबको समझ में आ गया? नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की बात करें सर तो क्या होगा? अरे जो भारत की सरकार के पास टैक्स आएगा नेशनल इनकम में वो शामिल होगा ना। क्यों? क्योंकि वो टैक्स आपने अपने रिटर्न में शामिल नहीं किया था, अभी मैंने आपको बताया। तो नेशनल इनकम में टैक्स तो प्लस होगा, लेकिन सरकार जो सब्सिडी दे रही है 1000 करोड़ की सब्सिडी दे दी मैंने, क्यों? तो सरकार के पास ये पैसा बचा क्या? ये तो जनता के पास आ गया। जो ये सब्सिडी देंगे वो पर्सनल इनकम में तो शामिल हो जाएगी, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगी। क्यों? आप एक ही चीज को दो बार थोड़ा जोड़ सकते हो। आपने सब्सिडी यहां भी जोड़ ली और वहां भी जोड़ ली, दो बार थोड़ा जोड़ोगे कि काम। क्लियर है? इस तरीके से कंसेप्ट आपको क्लियर हो, और ये फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन भी अधिकतर इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनते हैं। क्लियर? जीडीपी क्या होता है? एक साल के अंदर भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन, उसमें से मूल्यह्रास हटा देंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जीएनपी आ जाएगा, सॉरी एनडीपी आ जाएगा। अगर आप भारत की नागरिकता की बात करते हो, मतलब भारत का नागरिक हो, भले भारत में हो चाहे विदेश का हो, जितना भी उत्पादन होगा वो जीएनपी में आएगा। उसमें से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास माइनस कर दोगे, एनएनपी आ जाएगा। नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम आपको समझ में आ गई? पर कैपिटल इनकम निकालते कैसे? पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आय। अब क्या भारत की सरकार हर व्यक्ति की आय देगी? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम बटे में टोटल पॉपुलेशन, मतलब राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। अगर आपकी आय मान लीजिए 10,000, टोटल नेशनल इनकम 10,000, बहुत कम बताइए मैंने हालांकि, और उस देश में 50 व्यक्ति है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? प्रति व्यक्ति आय 200 रुपए हो जाएगी। क्लियर है? तो आप प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक चीज कह सकते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय मतलब भजन सेठ की भी आय 200 रुपए, तुम्हारी आय भी 200 रुपए। वास्तव में ऐसा है क्या? नहीं। तो आप इस निष्कर्ष पर निकाल सकते हो कि भारत की सरकार जो प्रति व्यक्ति आय निकालती है वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। इट इज नॉट फैक्चुअल, इट इज अपेरेंट। ठीक है? वो वास्तविक आय नहीं है, वो एक एवरेज आय अपन देखो। आगे समझ में? क्योंकि वास्तव में अमीर तो अमीर है, गरीब तो गरीब है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तराजू से डोल रहा है और कभी गिर जाएगा, एक ही साइड हो रहा है। समझ में आया? तो नेशनल इनकम से जो अपन पर कैपिटल इनकम निकालते हैं वो काल्पनिक होता है। आगे समझ में? समझ में आ गया? आपको ये समझ में आना चाहिए भारत की जीडीपी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी मतलब भारत में उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है और सेवाएं भी ज्यादा मिल रही है, पैसा आ रहा है। उसी प्रकार से नेशनल इनकम भी बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स बढ़े, पूरे लोग टैक्स भर देंगे। भारत चाइना की पार हो जाएगी, भारत के अंदर पूरे लोग टैक्स भरने लगेंगे, चाइना के पार हो जाएगी भारत की जीडीपी। आ गया? और जैसे ही राष्ट्रीय आय बढ़ी, पर कैपिटल इनकम अपने आप बढ़ गई। अभी 54,000 है,
अभी 54,000 है 2008 के साथ, वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर। अब आते हैं अपन इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इसको अपन बोल सकते हैं महंगाई। ठीक है, महंगाई को कैसे मेंटेन करें, महंगाई क्यों अच्छी है और महंगाई क्यों बुरी है, महंगाई के फायदे भी हैं और महंगाई के अपन को नुकसान भी है, वो क्या है, किस तरीके से महंगाई को मैनेज किया जा सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। 6 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए, उसके बाद अपन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बिना लेट करे ये बता दूंगा कि पॉपुलेशन का फंडा क्या रहता है। उसके बाद मैं आपको भारत के श्रम बाजार के बारे में बता दूंगा। श्रम बाजार मतलब भारत में वर्किंग किस हिसाब से चलती है। ओके, क्योंकि मैं आज ये सोच के आया था कि मेरे को आज आपको गाइड तो करना ही है, मेरे को आज आपको क्लास तो लेनी है, वर्कशॉप तो करनी है। वर्कशॉप में थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बता दी, कैसे आप वहां पे जाके निःशुल्क पढ़ सकते। आज के टॉपिक के खत्म होने तक भले कोई बच्चा क्लास अटेंड करे या और कहीं से, इतना तो इकोनॉमिक्स अपन पढ़ लेंगे जो कि जीके का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स को समझना हंसी के लिए। ओके, इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ जाती है आपको तो मनमोहन सिंह थोड़े से फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, तो अपन इतना तो पढ़ लेंगे कि आप आराम से जाके 2 दिन में ही अपनी इकोनॉमिक्स खत्म कर सकते, भले वो एसआई के हिसाब से हो, भले वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से, यूपीएससी की बात में नहीं करते। चल, इन्फ्लेशन की बात करते। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सबको पता होगा, सबने सुना होगा। इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति होती है रुपए की कीमत कम होना, रुपए की वैल्यू खत्म होना, इसको अपन मुद्रास्फीति बोलते हैं। ओके, मान लीजिए एक व्यक्ति कल्लू के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, एक व्यक्ति कल्लू, इसको उदाहरण मान के बात करें। मान लीजिए 15 रुपए में आप 1 किलो चावल खरीद रहे हो 2014 में। यही चावल 2015 में आपको 19 रुपए के मिले 1 किलो चावल। तो रुपए की कीमत बढ़ी है या रुपए की कीमत कम हुई है? रुपए की कीमत कम हुई है। क्यों? पहले आप 15 रुपए में 1000 ग्राम चावल खरीद रहे थे, अब 15 रुपए में आप लगभग 800 ग्राम चावल खरीदो। समझ में आया? पहले आप 15 रुपए में 1000 ग्राम चावल खरीद रहे थे, अब आप 15 रुपए में उससे कम इकाई चावल खरीद पाओगे। जितने आपको 15 रुपए में मिल रहे थे उसके लिए अब आपको 19 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एप्पल मोबाइल, एप्पल कंपनी का मोबाइल, ओके, विदेश की कंपनी है, टॉप ब्रांड इन मोबाइल। 40,000 रुपए का उन्होंने रेट रखा अपने नए एप्पल 6 नया मॉडल आने वाला है। वैसे तो इसकी रेट 1,20,000। एप्पल 6 आईफोन 6 इसकी बात करें, अगर अपन एप्पल आईफोन 6 की बात करें, इसकी रेट 1,20,000, ओके, 1.20 लाख। यही मोबाइल महंगा हो गया, अपन खरीद पा रहे हैं 1,40,000 में, तो रुपए की कीमत कम हुई ना। जो आप 1,20 में काम कर रहे थे वो आपको 1,40 में करना पड़ा। लेकिन मान लो ये रेट 1,20 से घटकर 1,00,000 में हो जाती तो रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया। जितना आप 1,20 में खरीद रहे थे अब वो आप 1,00,000 में खरीद रहे हो। समझ आ रहा है? आप देखो आज के हिसाब से, आज से पहले 10 रुपए के नोट की कीमत थी ना, मतलब रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ था। और आज है क्या, मतलब रुपए की कीमत, जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए आप पैसा देते हो, जिन प्रोडक्ट को, जिन उत्पादों को खरीदने के लिए आप पैसा देते हो, उस पैसे की, उस मुद्रा की, मुद्रा मतलब करेंसी, उस मुद्रा की रेट गिर जाना, ये होता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। समझ आ गया? रुपए की कीमत में कमी होने को अपन क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। रुपए गिरेगा तो डॉलर अपने आप बढ़ेगा। क्यों सर? अगर आप अभी $1 की कीमत 60 रुपए मानते हो, रुपया गिर गया तो 65 रुपए में आप मान रहे हो।
$1 कितना हो गया? 65 रुपए। मतलब जो $1 के लिए आपको 60 रुपए देने पड़ रहे थे, रुपए की कीमत हो जाएगी काम, तो वो 65 रुपए देने पड़ेंगे। इसका फंडा क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसका फंडा क्या है वो मैं अभी आपको आने वाले 10-15 मिनट में समझाऊंगा। ठीक है, जो आपको 60 देने पड़ रहे थे $1, अब आपको 65 देने पड़ेंगे। पैसे कहां से आएंगे? और लाखों में करोड़ों में अपन को करना है, लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, तो 5 रुपए मिला के आगे जाके कितने सारे रुपए हो जाएंगे? कितने रुपए आएंगे? कैसे आया समझ? ये मैं आपको समझा। मुद्रास्फीति तो अपन को समझ में आ गई। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो और घर पे जाके अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भी मनमोहन सिंह हो। ठीक है, इन्फ्लेशन पढ़। इन्फ्लेशन क्या है? ये तो इन्फ्लेशन होता कैसे है, महंगाई होती कैसे, मुद्रास्फीति होती कैसे, या रुपए की कीमत कम कैसे होती है? दो कारण, एक तो उत्पादन, प्रोडक्शन, दूसरा मांग या डिमांड। महंगाई के दो कारण हो सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा, एप्पल कंपनी ने 1 लाख मोबाइल फोन बनाए, सब के सब बिक गए। आप किसी व्यक्ति को खरीदना है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, महंगाई होने लगी। अब एप्पल कंपनी इसको बनाएगी तो महंगे में बेचेगी। एक तो उत्पादन कम हो इसलिए महंगाई होती है, और एक मांग ज्यादा हो इसलिए महंगाई होती है। ये प्रोसेस अब रियल स्टार्ट होने वाला है और अब आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अब आप सबसे पहले ये पढ़ो, ये क्या पढ़ना है, मांग और उत्पादन, वो मैं आपको समझाता हूं। मांग और उत्पादन का फंडा क्या है? एक देश में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, एक देश में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होना चाहिए, उसकी पूर्ति। मांग ज्यादा हो या पूर्ति ज्यादा हो, देश के लिए क्या अच्छा है? मांग ज्यादा हो या पूर्ति ज्यादा हो? मांग ज्यादा हो, पूर्ति नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो कैसे? मान लीजिए मार्केट में पैसा आया, ये आया पैसा। मार्केट में पैसा कहां से आया? बता दो। मार्केट में पैसा है, हर साल वैकेंसी आती है, रोजगार मिलता है, रोजगार से वेतन मिलती है, नई नई वैकेंसी आती है। कैसे आया? मनरेगा आ गई, मनरेगा महात्मा गांधी वाली, ठीक है, हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इससे मजदूरी मिल गई। ओके, मैं आपको पहले ये बता देता हूं, ये मैं आपको बताना भूल गया कि भारत में इन्फ्लेशन का कारण क्या, मांग के कारण होता है भारत में या उत्पादन के कारण होता है? मुद्रास्फीति का कारण भारत में डिमांड है या प्रोडक्शन है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और भारत में ही नहीं, हर विकासशील, हर अल्प विकसित, हर डेवलपिंग नेशन में जो इन्फ्लेशन, महंगाई होती है, वो डिमांड के कारण होती है, प्रोडक्शन के कारण नहीं। ये ध्यान रखना। हर विकासशील देश में, मतलब जो देश अपना विकास कर रहा है, उस देश में महंगाई का कारण मांग होती है, डिमांड होती है, ना कि उत्पादन की कमी। क्योंकि जो डेवलप्ड है, जो विकसित है, उनका उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी ज्यादा आ रही है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी ज्यादा आ रही है, तो उनके उत्पादन की कमी तो होगी नहीं ना। समझ में आया? भारत में उत्पादन की तो होगी नहीं ना। भारत में मेन जो होती है, और उत्पादन नहीं हो तो मांग की पूर्ति ना। ओके, भारत में जो मुद्रास्फीति होती है, रुपए की कीमत में कमी होती है, वो होती है डिमांड के कारण, मांग के कारण। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए भारत में पैसा आया, मार्केट में पैसा आया, रोजगार से आ रहा है, वेतन आ रही है, मनरेगा से मजदूरी आ रही है, भारत में नए नए ब्रिज बनने, नए नए फ्लाईओवर बनने, इंडस्ट्री बननी है, इनसे क्या मिलेगा लोगों को? रोजगार। ऐसा है पैसा, मजदूरी मिली,
और बहुत सारी चीजें जिससे मार्केट में पैसा आता है। ठीक है, मनरेगा से आ गया, रोजगार से वेतन मिल गई, नई नई योजनाएं आई, सब्सिडी आ गई, योजनाएं आ गई, जन धन योजना, मार्केट में पैसा आ गया। मान लीजिए 1 लाख एक व्यक्ति ने एक साल में कमाया, कितने करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने करोड़ों में, मतलब मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे पैसे ने एंट्री ले ली। अगर मार्केट में पैसे ने एंट्री ले ली तो जो व्यक्ति कल्लू था, कल्लू क्या कर रहा था, पहले 100 रुपए कमा रहा था मार्केट में पैसा आने से पहले, मजदूरी करके 100 रुपए कमा रहा था। इसमें से कल्लू की शादी हो गई थी और कल्लू के कुल मिला के 5 जनों का परिवार था, एक कल्लू स्वयं और 5 जन। कल्लू क्या कर रहा है, 100 रुपए में से 50 रुपए कहां पे जाके खत्म कर रहा है, कलारी पे, ठर्रा ले लिया। ठीक है, 50 रुपए कहां पे जाके खत्म कर रहा है, कलारी पे, ठर्रा ले लिया। और जो 50 रुपए बचे, बाकी के 5 मेंबर 1 किलो दाल ले रहे हैं उससे, 1 किलो चावल ले रहे हैं उससे, 1 किलो गेहूं ले रहे हैं और अपना खर्चा चला रहे हैं बाकी के 5। आ गया। मार्केट में जब पैसा आया, जब इंडस्ट्री फ्लाईओवर मनरेगा स्कीम आई, रोजगार हुआ, कल्लू की कीमत 200 रुपए प्रतिदिन, ठर्रा वही 50 का है, ठर्रा वही 50 का है, लेकिन अब परिवार को 150 मिल रहा है। ये कल्लू के साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ। अब 150 रुपए मिल रहे हैं परिवार को। अब परिवार को 2 किलो चावल चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, ठीक है, 2 किलो आटा चाहिए, ठीक है, नहीं मैं तो दाल तड़का खाऊंगा, तेल बढ़ गया। आय तो आपने 1 साल में बढ़ा दी, पैसा तो व्यक्ति को दे दिया, उत्पादन कहां से बढ़ाओ, उत्पादन कहां से बढ़ाओगे। मान लीजिए इस वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हो रहा है। अगर उनकी वेतन बढ़ गई तो अगले साल क्या 20 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। ये तो सीमित है ना उत्पादन। अपने जो रिसोर्सेस हैं, अपने जो संसाधन है, भले मानवीय हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो या नेचुरल रिसोर्सेस हो, वो एक थोड़ा बढ़ेंगे। आया समझ में। अब कल्लू का परिवार ऐश करने की सोच, सरकार को चिंता हुई, डिमांड मांग बढ़ रही है, वो कैसे पूरी करें, वो कैसे पूरी करें। अच्छा मैं आपको और डिटेल में जाके समझाता हूं। इनको कहां से पैसा मिला, ब्रिज बनाने वाले, फ्लाईओवर वालों को, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, भारत का डेवलपमेंट होना है, डेवलपमेंट में भी रोजगार चाहिए, फैक्ट्रियां बनेंगी, सब बनेंगी तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो कल्लू के पास 200 बचे। ठीक है, चलिए अब इनको पैसा कहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करेगी, ये देख रही कि मार्केट में पैसा कहां, मार्केट में पैसा लिया, कैसे लिया, ऐसे लिया। ठीक है, ये क्या करेगी, अन्य बैंकों को, रिजर्व बैंक के अलावा जितने भी बैंक हैं उन्हें कॉमर्शियल बैंक कहा है, कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। ओके, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को, एसबीआई वगैरह सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक में, रिजर्व बैंक क्या करती है, जब मार्केट में पैसा नहीं होता तब अन्य बैंकों को लोन देती है, और जिस रेट में रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसे कहते हैं बैंक रेट या बैंक दर। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा देती है उसे तो रिजर्व रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं सर। रिजर्व बैंक जिस रेट में अन्य बैंकों को पैसा देती है उसको तो अपन रेपो रेट कहते हैं, तो बैंक दर क्या है। अगर पैसा बहुत ज्यादा समय के लिए दिया जाता है तो उसे बैंक दर कहते हैं, और अगर रिजर्व बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंक को थोड़े समय के लिए पैसे दे तो उसे रेपो रेट कहते हैं।
अब मान लीजिए रिजर्व बैंक को मार्केट में पैसा देना है, तो क्या करेगी? रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक रेट पहले 8 की जगह अब 7 कर दी। इससे अन्य बैंकों को 7% पे उसमें चालू कर दिया। अब इससे अन्य बैंकों को फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। पहले जो वो ग्राहक को 9% दे रहे थे, आप लोगों को जो 9% में दे रहे थे, अब वो आपको 8% में दे रहे हैं, आपको फायदा हो गया। समझ में आया? मार्केट में पैसा लाना है तो बैंक रेट और रेपो रेट कम कर दी, तो बैंक आकर्षित होकर रिजर्व बैंक से लोन लेंगे, और जैसे इसने अपनी रेपो रेट कम करी, उसी प्रकार से अन्य कॉमर्शियल बैंकों ने भी अपनी रेपो रेट अपनी बैंक रेट कम कर दी, ब्याज की दर कम कर दी। अब आप सोच रहे हैं, कल्लू सोच रहा है, एक छोटी मोटी गाड़ी फॉर्च्यूनर ले, छोटी मोटी गाड़ी अधिक सफारी, छोटी मोटी गाड़ी। कल्लू सोच रहा है ब्याज तो कम में मिल रहा है, अब मैं क्या करता हूं, फॉर्च्यूनर खरीदता हूं। और पास वाला कल्लू के पास रहने वाला देख रहा है क्या कर रहा है, यार पनीर आ रहा है आजकल, फॉर्च्यूनर। फिर अगले दिन कल्लू उसको सुना के गिरा है, यार 2 मंजिल इसको 3 मंजिल बनवा लेता हूं। पड़ोसी परेशान कर क्या रहा है, क्यों रहा है? मार्केट में पैसा। अब बैंकों को कम रुपए में मिला तो बैंक आपको भी कम में देगी, बैंक इनको भी कम में देगी, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, डेवलपमेंट होगा, इनके पास पैसा आएगा तो रोजगार आपको मिलेगा। इस तरह से मार्केट में पैसा बैंक के। लेकिन वही है, पहले 1 किलो आटा अब 2 किलो, पहले पनीर नहीं है अब 250 ग्राम सवे चाहिए, अब मकान सवे बना, सीमेंट सवे चाहिए, ठीक है, सारी इच्छाओं की पूर्ति। जितना आपका मांग होगी उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, जितनी आपकी डिमांड होगी उस अनुपात में आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा। आगे समझ में? तो दिक्कत क्रिएट होगी। अब सरकार सोच रही है मार्केट में, तो क्या होगा, चीजों की रेट बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा, चीज की प्राइस घटेगी, कम होगी ना, कम होगी ना। आप खुद ही सोचो कि 1 किलो चावल आप 10 रुपए में खरीद पा रहे हैं, आप सब 1 किलो चावल खरीद पा रहे हैं, चावल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए सरकार रेट बढ़ा देगा, महंगाई कर देगा, ताकि उत्पादन बैलेंस रहे, संसाधन खत्म ना। समझ में आ गया? अब सरकार क्या सोच रही है, जो मार्केट में पैसा आया था और इससे जो वस्तुओं की वो बढ़ी थी, वस्तु की कीमत भी और वस्तु की डिमांड, इस पैसे को आना रोक दो। अब क्या करें, इस पैसे को रोकना, बैंक दर बढ़ा दो 7 की जगह 8%, ठीक है। अब बैंक जो आपको 8% में दे रहा था 9%, कल्लू का पड़ोसी से पूछता है, अब तो तुम्हारी फॉर्च्यूनर आई थी ना, कहां है? अब कल्लू क्या बेचारा, फिर अगले दिन फिर वो लोन ले रहा है, अगले दिन क्या कह रहा कि तुम्हारे 2 मंजिल से 3 मंजिल में बना था ना। कल्लू कह रहा है यार वो % हो गई यार, अगले साल देखो, ठीक है। आप छोटी मोटी बोल दी जाए 2 पहिए की साइकिल ले लेते, पहले छोटी मोटी कौन सी हो रही थी, सफारी। मार्केट में पैसा आना सरकार ने रोक दिया, महंगाई कंट्रोल हो गई, महंगाई कंट्रोल हो गई, मुद्रा स्फीति, रुपए की कीमत सही रही। समझ आया? अगर पैसा आता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, कैसे पूर्ति होगी? क्लियर? ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। अब अपन थोड़ी सी चर्चा और करते हैं मुद्रा स्फीति के बारे में। तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते, हमेशा आप इसमें यह देख रहे हो कि मांग ज्यादा होना चाहिए, मांग पूर्ति से ज्यादा तो हो, मांग पूर्ति से ज्यादा तो हो, इतनी ज्यादा ना। आ गया समझ में?
मांग पूर्ति से ज्यादा तो हो लेकिन इतनी ज्यादा ना, तो दिक्कत आने लगी, किसी को कुछ भी नहीं मिल पाया। आया समझ? मतलब रुपए की कीमत घटने और बढ़ने का कैसा प्रोसेस चलता है, बाजार में पैसा कैसे आना बंद हो जाता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाजार में पैसा आना बंद करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? अगर कल्लू 100 की जगह 200 रुपए कमाएगा, ऐसे पता नहीं कितने परिवार होंगे, वो परिवारों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, उस क्रम में उस अनुपात में उत्पादन प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाएगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा तो उनको जान करके चीजें महंगी करनी पड़ेंगी। जब चीजों को महंगी करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो आप जो 60 रुपए में डॉलर खरीदे तो पैसा आप क्लियर होगा है, होना ही पड़ेगा। चलिए तो अपन एक कंसेप्ट देखते हैं, यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल, रुपए की कीमत बढ़ना तो आपके पक्ष में, क्या रुपए की कीमत गिरना भी आपके पक्ष में? हाँ, वो कैसे? सब मना कर दोगे, कोई पूछेगा तो रुपए की कीमत घट रही है तो आपके फायदे में क्या? नहीं है सर, हमारी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। चाइना जान करके अपनी मुद्रा येन की कीमत कम करता है, वैल्यू घटा देता है और उससे पैसा कमा लेता है। यस, मान लीजिए अपन बात करते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की बात चल रही है अभी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपको ये तो समझ आ गया ना महंगाई कैसे होगी, वो मैं आपको समझा चुका हूं, घर पे जाके आप बिल्कुल करना साथ, नहीं तो वेबसाइट पे वीडियो देख लेना। ये वीडियो आपको कम से कम 4 बार या 3 बार देखनी पड़ेगी, तब आपको पूरा रट्टा हो जाएगा जो मेरे साथ। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ठीक है। और अब इससे ऐसा करते हैं अपन IMM पे चलते हैं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। IMM इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार एक ऐसा संगठन है जो क्या करता है, सारी मुद्राओं का कलेक्शन करता है। इसके पास डॉलर भी है, इसके पास रुपया भी है, इसके पास येन भी है, पोर्ट भी है, यूरो भी है, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। $1 की कीमत 60 रुपए होगी, 65 रुपए होगी, ये IMM तय करता है, ठीक है, IMM तय करता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल अंतरराष्ट्रीय मनी मार्केट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको कौन करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टियाना लेगार्डे जिसकी डायरेक्टर है, क्रिस्टियाना लेगार्डे। और IMM को ही कंट्रोल करता है वर्ल्ड बैंक। ओके, ये क्या करता है? सारी मुद्राओं का कलेक्शन करता है और $1 येन में कितना है, रुपए में कितना है, उसको भी डिसाइड करता है। कैसे करता है? IMM के पास एक टोकरी होती है, उसमें, बाकी मैं समझा रहा हूं, फैक्ट बात है, 150 वस्तुएं होती जो हर देश में मिलती, उस टोकरी में 150 वस्तुएं होती। अब भारत में वो वस्तुएं मिल रही है 15,000, अमेरिका में वही वस्तु मिल रही है $50 की। जो 150 चीजें भारत में मान लीजिए 10,000 की मिल रही थी, या 100 चीजें मान लो, ठीक है, होती 150 100 से बता रहा हूं, 100 सिंपल आंकड़ा है। 10,000 रुपए में भारत में वो 100 चीजें मिल रही, वही अमेरिका में $100 में मिल रही है। तो अमेरिका के $100 बराबर भारत के 10,000, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। जो चीज वहां पे $100 में मिल रही है, अपने यहां से 10,000 मिल रही है, अंतर कहां से हो गया? अंतर तो हुआ ही नहीं ना। जो चीज आप यहां से 10,000 में खरीद रहे हो, वही अमेरिका से आप $100 में खरीद पाओगे, ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है $1 1 में 60 हो रही है, बात एक ही पड़ रही है, समझ में आया? बात एक ही पड़ रही है।
यहां से आप एक चीज लेना, मान लीजिए महंगाई हुई, महंगाई होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रुपए की कीमत कम होगी। मुद्रास्फीति बढ़ना मतलब रुपए की कीमत कम होना, रुपए की भी है, येन की, पाउंड की, डॉलर की, किसी भी देश की कोई सी मुद्रा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रुपए की कीमत घटेगी। क्या रुपए की कीमत घटने से फायदा है? चाइना ने क्या करा, खुद के येन की कीमत घटा, येन की कीमत घटा, चाइना की मुद्रा है, महंगाई कर दी, महंगाई करने से जीडीपी बढ़ गई घटने की जगह। कैसे? मान लीजिए चाइना 60 येन देके $1 खरीद रहा है, अगर येन की कीमत कम होगी तो 70 येन में $1 मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? मिलेगा। अब चाइना कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, इंपोर्ट या आयात कर रहा है, मतलब दूसरे देश से अपने देश में लाना आयात, और अपने देश से दूसरे देश में जाना एक्सपोर्ट या निर्यात। अगर चाइना कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है तो उससे 60 येन की जगह आप 70 येन देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो कोई चीज निर्यात कर रहा है तो 60 येन की जगह 70 येन मिल रहे हैं। आया समझ में? और चाइना क्या करता है? केवल निर्यात, इंपोर्ट करता ही नहीं है। समझ आया? आया कि नहीं? चाइना जानकर के अपनी मुद्रा की कीमत घटा, क्योंकि जो चीज वो 60 में खरीद रहा था अब उसे 70 में खरीदनी पड़ेगी तो घाटा है, वो आयात करेगा तो घाटा है, लेकिन चाइना आयात करता ही नहीं है, चाइना तो निर्यात निर्यात निर्यात। भारत में आधे से ज्यादा प्रोडक्ट चाइना के मोबाइल 3000 में क्यों मिलते हैं? चाइना ने अपनी वैल्यू क्यों गिरा ली? इधर वैल्यू गिराई, उधर प्रॉफिट हो गया। समझ आया? ठीक है, तो जान करके मुद्रा ये उन देशों के लिए घातक है जिनमें उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और चाइना से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझा हुआ अभी आपको पढ़ा हुआ, चाइना से ज्यादा, मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, चाइना ज्यादा उत्पादन ही नहीं। अब चाइना मान लो कोई चीज बाहर भेज रहा था, पहले बाहर भेजने को उसे 60 रुपए मिल रहे थे, अब तो 70 मिले ना, यहां से चाइना को फायदा। चाइना ने जान करके अपनी गिरा ली और दूसरी तरफ से पैसा नहीं लिया। ये है उनका खर्चा, भारत पे लागू हो गया। आयात कर रहा है भारत, तो भारत तो आयात कर रहा है। अब जो टूथपेस्ट वो कोलगेट का अमेरिका 60 में मंगा रहा था, अब 70 में मंगाना पड़ रहा है, महंगाई हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, रुपए की कीमत कम। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट था इन्फ्लेशन, जिससे मेरे को लगता है आपको ये समझ में आएगा महंगाई क्यों अच्छी।